हेलो दोस्तों, आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ क्लास लेकर। और आज की हमारी क्लास रहेगी मिथक। दोस्तों, मिथक से संबंधित बहुत से क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। मिथक है क्या, हम आज की क्लास में डिटेल से समझेंगे कि मिथक की परिभाषा कौन कौन से इतिहासकार ने क्या दी है और वास्तव में मिथक कहते किसे हैं, ये मिथक होते क्या है। आइए आज हम इस क्लास में मिथक की संपूर्ण जानकारी लेते हैं। इससे पीछे की क्लास में आप लोग जानते ही हैं कि हमने प्रतीक और जो बिंब है उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया कि प्रतीक क्या होते हैं और बिंब क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। और सभी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हमने आपकी समक्ष प्रस्तुत किया तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिथक। मिथक से संबंधित बहुत ही अधिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही गहराई के क्वेश्चन हुआ करते हैं। जब तक हमें मिथक की पूरी जानकारी नहीं हो जाती है तब तक हम क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं। तो बस एक कोशिश की है कि मिथक के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित किए जाएं, यानी सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके समक्ष रखा जाए और वो आंसर क्यों चुना गया यह आपके समक्ष एक गहराई के रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो कहना चाहूंगी आप इस क्लास को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखते हो या अंत तक देखते हो तो इस क्लास में मिथक से संबंधित एक भी जानकारी नहीं छूटने वाली है। हर गहराई मिथक की आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं, तो बने रहिएगा क्लास पर। आइए अब हम देखते हैं मिथक। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि मिथक का जो उद्भव है ये कौन सी भाषा के कौन से शब्द से हुआ है। तो देखिए, मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथास शब्द से, अंग्रेजी के मिथ शब्द से बना है, जिसका अर्थ हिंदी में मिथक का पर्याय होता है। दोस्तों हमें ध्यान देना है कि जो मिथक है, मिथक का जो मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ शब्द से बना है, जिसका जो अर्थ निकलता है वह मिथक का पर्याय होता है। यानी कहने का भाव जो मिथक है ये मिथ शब्द से नहीं बना हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में जो मिथ शब्द का अर्थ होता है वही अर्थ किसका पर्याय होता है, मिथक का पर्याय होता है। आगे हम देख रहे हैं कि जो मिथक है, मिथक का उद्भव यूनानी शब्द मिथोस से हुआ है। मिथक का उद्भव यूनानी शब्द मिथोस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुख से बोला हुआ। दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिए कि बहुत से ये कहें कि हमारे स्टूडेंट कह सकती हूँ या बहुत से हमारे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे होते हैं यूपीएससी, एचपीएससी, और वो मिथक का अर्थ झूठ से समझ लेते हैं कि मिथक जो है वो मिथ है और मिथ का अर्थ झूठ हुआ करता है। दोस्तों मिथ का अर्थ, शाब्दिक अर्थ झूठ होता है, लेकिन ये जो मिथोस है, ये जो मिथक शब्द है, इसका अर्थ कभी भी झूठा नहीं होता है। याद रखिए, मिथक हमेशा सत्य घटना हुआ करती है जो पहले कभी घटित हुई थी और आज उन्हीं का प्रयोग करके नवीन उपमान उनको दे दिए गए हैं और उन्हीं जो प्राचीन समय की जो हमारी कथा है उस कथा से हमने उन पात्रों को उठाया और उन पात्रों के माध्यम से नवीन कथा को अभिव्यक्त कर दिया। तो ये जो पात्र हमने प्रयोग किए हैं, इन पात्रों के कारण ये कथा हमारी मिथक कहलाती है, मिथकीय कथा कहलाती है, झूठी नहीं होती। जो प्राचीन या संस्कृति से जुड़े हुए ये कहें कि पात्र होते हैं उनको नवीन कथा के रूप में अभिव्यक्त कर दिया जाता है, नवीन कथा के साथ अभिव्यक्त कर दिया जाता है, यही मिथक कहलाता है। मिथक का अर्थ कभी भी झूठा नहीं होता है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ हमने देखा कि कई बार क्वेश्चन ये भी हमसे पूछ लेता है कि यूनानी शब्द मिथोस का अर्थ क्या होता है या मिथक का अर्थ क्या होता है, तो होता है मुंह से निकला हुआ। मिथक का शाब्दिक अर्थ होता है मुंह से निकला हुआ, यानी कि किसी समय
कोई मुंह से निकला हुआ शब्द था और उस शब्द का आज हम नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमारा एक मिथक बन जाता है। आगे इसने कहा आता है मिथक का संबंध मौखिक कथा से जुड़ा हुआ है। ये भी बहुत बार हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताइए मिथक से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, और हमें क्वेश्चन एक ऑप्शन बनाकर विकल्प बनाकर दे दिया जाता है कि मिथक का संबंध मौखिक और लिखित दोनों कथाओं से पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए मिथक का जो संबंध है वो आपका किससे मूल रूप से किससे जुड़ा हुआ है, मौखिक कथा से जुड़ा हुआ है। जो प्राचीन समय में मुख से निकली हुई कथाएं होती हैं, प्रचलित कथाएं होती हैं, उन कथाओं को ही किस मिथक रूप में प्रयोग किया जाता है, मूल रूप से। आगे आता है कि मिथक एक कथा है। मिथक कोई शब्द नहीं है दोस्तों, मिथक कोई एक शब्द नहीं है। मिथक क्या होती है, एक कथा होती है जिसमें सृष्टि व उसके उद्भव, प्रतिक्रिया और उस पर नियंत्रण आदि के आधार पर प्रारंभिक मान्यताओं को अभिव्यक्त करती है। ध्यान दीजिए कि मिथक एक ऐसी कथा होती है जिसमें सृष्टि एवं उसके जो सृष्टि होती है उसके उद्भव, प्रकृति, प्रतिक्रिया और उस पर नियंत्रण आदि को लेकर जो आरंभिक मान्यताएं होती हैं उन मान्यताओं को अभिव्यक्त करती है। स्पष्ट हुआ मिथक कोई भी हमारी झूठी घटना नहीं होती है, मिथक कोई झूठा शब्द नहीं होता है। मिथक एक ऐसी कथा होती है जो कथा हमारी उस सृष्टि और उसके उद्भव, उसमें प्रतिक्रिया, उस सृष्टि पर कैसे नियंत्रण पाया जाता है, इन सभी को लेकर जो प्रारंभिक मान्यताएं थी उनको अभिव्यक्त करती है। मिथक एक ऐसी कथा होती है। उसके बाद कहा कि मिथक कहीं कहीं पूरी संस्कृति को भी अभिव्यक्त कर देती है। ऐसा नहीं कि मिथक मात्र एक घटना को अभिव्यक्त करती है, कहीं कहीं पर जो मिथक है यह एक पूरी संस्कृति के परिचायक भी बन जाया करते हैं, पूरी संस्कृति को भी अभिव्यक्त करने वाली कथा बन जाती है। आगे इसने कहा कि जो मिथक है, मिथक अपने आप में एक समाज शास्त्रीय तथ्य तो है ही, साथ ही समाज व उसके विकास के अध्ययन में भी सहायता करता है। जो मिथक घटना होती है, जो ये कहें कि प्राचीन समय में घटी हुई घटना होती है, उसके जो पात्र होते हैं उन पात्रों को, उनके जो प्रसंग होते हैं उन प्रसंगों को नवीन घटना में अभिव्यक्त करना मिथक कहलाता है। तो कहते हैं कि जो मिथक है, मिथक अपने आप में एक समाज शास्त्रीय तथ्य तो है ही, क्योंकि ये प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हुई है, साथ ही यह समाज और उसके विकास के अध्ययन में भी सहायता करती है। आगे हम देखते हैं कि जो मिथक है, मिथक में घटनाक्रम पर आग्रह नहीं होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो मिथक होता है इसमें जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उसके ऊपर आग्रह नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें भावनात्मक और कल्पना की प्रधानता पाई जाती है। कोई भी जो मिथक घटना हुआ करती है, मिथक जो कृति हुआ करती है, मैं ये कहूँ कि जो मिथक नाटक है या मिथक का प्रयोग किसी भी कहानी किसी कहीं पर भी किया गया है, वहाँ उस घटना, उस ये कहें कि जो रचना है उस रचना के घटनाक्रम पर आग्रह नहीं होता कि क्या घटनाक्रम चल रहा है, बल्कि मिथक के माध्यम से एक कल्पना को जागृत किया जाता है, एक कल्पना पर बल होता है, एक भावात्मकता पर बल होता है। जैसे हम प्रयोग करें, आपने बहुत सी रचनाएं देखी होंगी जहाँ मिथक का प्रयोग किया गया है। उन रचनाओं में क्या होता है कि जो घटनाक्रम वर्तमान में चल रहा है उसके ऊपर आग्रह नहीं होता, बल्कि उन मिथकों के माध्यम से भावात्मकता और कल्पना को जागृत किया जाता है, क्योंकि वो पात्र प्राचीन समय के हुआ करते हैं और उन पात्रों का अनुमान लगाकर हम अपनी कल्पना को जागृत करते हैं। आगे है कि मिथक व साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन बनाकर यहाँ से दिया गया है कि मिथक और जो साहित्य है उसका कैसा संबंध पाया जाता है। तो दोस्तों जो मिथक है और जो घटना है, जो मिथक है और जो हमारा साहित्य होता है उसका एक
घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्योंकि साहित्य मिथकीय घटनाओं पर बहुत अधिक आश्रित रहता है। उसके बाद है हिंदी में मिथक आज की आलोचना का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। जो हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य है, उसमें जो मिथक होते हैं ये वर्तमान समय की आलोचना के सशक्त माध्यम बनते जा रहे हैं। उसके बाद कहा मिथक कोरी कल्पना नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, जो मिथक होते हैं ये कोरी कल्पना नहीं होते तथा ये मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की भ्रामक कथा भी नहीं होती है। दोस्तों देखिए, जो मिथक होते हैं ये कभी कोरी कल्पना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मिथक का अर्थ झूठा होता ही नहीं है। कोरी कल्पना कब होती है, जिसे हम डे ड्रीम कहते हैं, वो कोरी कल्पना कब होती है जब जिसमें कोई आधार ही नहीं होता है, जिसमें चिंतन का कोई आधार नहीं होता और कोई समाधान भी नहीं होता, वो क्या होती है? कोरी कल्पना कहलाती है। तो दोस्तों मिथक जो कथा होती है वो कोरी कल्पना नहीं होती। जैसे हम रामायण के पात्रों को किसी वर्तमान जो कथा हमारी है उसमें प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या रामायण के जो पात्र थे वो झूठे थे? क्या वो पात्र केवल कल्पना योग्य थे? नहीं, वो पात्र वास्तविक थे किसी समय और आज उनको मिथक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो कहते हैं कि मिथक केवल कोरी कल्पना नहीं हुआ करते हैं और न ही ये जो मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक कृति हुआ करती है, एक भ्रामक विधा होती है। ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि भ्रामक का अर्थ तो होता है केवल संदेह उत्पन्न करने वाली। तो ये जो मिथक कथा होती है ये केवल संदेह उत्पन्न करने वाली नहीं हुआ करती है कि हम मनुष्य की कल्पना शक्ति को जांचने के लिए इन मिथकों का प्रयोग कर दें, ऐसा भी नहीं होता है। मिथक वास्तव में एक सत्य घटना होती है, या फिर ये कहें कि सत्य घटना होती है जिसमें या कोई विशेष प्रसंग होता है जिसके जो प्राचीन समय का होता है और वर्तमान समय में उन्हीं के पात्रों को वर्तमान जो नवीन रचना है या नवीन जो घटना है उसके अंदर प्रयोग किया जा रहा है, वही आपका क्या कहलाता है? मिथक कहलाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है कि मिथक न सार्वकालिक और न ही सार्वदेशिक होते हैं, क्योंकि ये समूह विशेष या संस्कृति विशेष के मानव मन में उत्पन्न भाव होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपका कि मिथक जो हैं न तो सार्वकालिक होते हैं और ना ही सार्वदेशिक होते हैं। दोस्तों अगर हम ये कहें कि जो मिथक होते हैं ये किसी संस्कृति विशेष में घटित घटना या कोई रचना होती है जिसका प्रयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, तो क्या ये सार्वकालिक हो सकती है? कि ये सब कालों में वैसी ही घटित हो सकती है? क्या ये सार्वदेशिक हो सकती है कि एक जगह घटित हुई तो वो सब जगह ही घटित होगी? या जैसे हम ये कहें कि कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया था, उसमें जो प्रतीक हमारे थे, क्या वो प्रतीक हर जगह, क्या वो ये कहें कि जो पात्र हैं वो हर जगह प्रयोग किए जाएंगे, या हर उसके अंदर ये कहें कि ये युद्ध जो होगा वो होगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये तो समय विशेष में या फिर प्रस्तुति विशेष में विशेष जगह पर घटित हुआ था, जिनके पात्रों का प्रतीक रूप में प्रयोग आज हम कर रहे हैं। तो न तो ये जो मिथक है ये सार्वकालिक होती है और न ही ये सार्वदेशिक हुआ करती है। आगे कहता है क्यों? क्योंकि ये समूह विशेष या संस्कृति विशेष के मानव मन में उत्पन्न भाव हुआ करते हैं। जैसे मिथक के रूप में हम श्री राम को उठाते हैं कि श्री राम की जो घटना है उसको आज किसी वर्तमान समय की किसी घटना के ऊपर उन पात्रों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उन संवादों का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वो श्री राम जिस समय थे सिर्फ उसी समय के थे, वो ऐसा तो नहीं कि वो हर समय के लिए वो घटना है वो पुनः होती रहेगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो ना तो ये सार्वकालिक होते हैं कि सभी समय पर ये घटनाएं घटती रहती हैं, और ना ही ये सार्वदेशिक होते हैं। ये तो जिस विशेष समय में घटित हुई थी उसी समय की घटना मानी जाती है। तो याद रखिए, मिथक ना तो सार्वकालिक होते हैं और ना ही सार्वदेशिक होते हैं, क्योंकि ये तो समूह विशेष या संस्कृति विशेष में उत्पन्न भाव हुआ करते हैं। उसके बाद कहा कि मिथक आदिम मस्तिष्क की सृजनात्मक शक्तियों का मूल्यांकनात्मक संस्कृति के उपहार हुआ करता है। जो मिथक हैं ये मिथक आपके जो
आदिम मस्तिष्क होता है, जो प्राचीन समय का मस्तिष्क है, उसकी जो सृजनात्मक शक्तियां हैं, जो आदि में जो मस्तिष्क होता है उसकी सृजनात्मक शक्तियों का मूल्यांकनात्मक सांस्कृतिक उपहार हुआ करता है। प्राचीन समय में मानव के मस्तिष्क में जो जो ये कहें कि विचार जागृत हुए, मानव के मस्तिष्क में जिन जिन विचारों का सृजन किया गया, उन विचारों को वर्तमान परिस्थिति में मूल्यांकित कर एक सांस्कृतिक उपहार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद कहा मानव व प्रकृति के बीच समानता व पूर्व संपर्क। मानव व प्रकृति के बीच समानता व पूर्व संपर्क में मिथक सृजक के सूत्र विद्वान रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुनः देखिएगा कि मानव व प्रकृति के बीच समानता व उनका जो पूर्व संबंध होता है, उस संबंध के संपर्क में ही मिथक सृजन के स्रोत विद्यमान रहते हैं। यानी कहना चाहा कि मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध था, जो प्राचीन समय में उनका जो संबंध था, उन्हीं संबंधों के आधार पर मिथक का सृजन किया जा सकता है। हमने कहा ना, मिथक किसी प्राचीन समय में घटी हुई कोई घटना होती है, कोई कथा होती है जिसका प्रयोग नवीन प्रस्तुतियों में किया जाता है। तो कहते हैं ये प्रकृति और समाज के का जो पूर्व संबंध होता है, उसके आधार पर ही इन मिथकों का उद्भव किया जा सकता है, इन मिथकों का सृजन किया जा सकता है। आगे कहा मिथक का संबंध सामाजिक संरक्षण व रचनात्मकता से पाया जाता है। जो मिथक होते हैं, इन मिथक का जो संबंध होता है, ये सामाजिक संरक्षण या फिर ये कहें कि सामाजिक संरक्षण या रचनात्मकता से पाया जाता है। देखिए, जो मिथक हैं, जो प्राचीन समय की जो कथाएं हैं, उन कथाओं को वर्तमान समय में यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे समाज की जो संस्कृति है, हमारी जो सामाजिक भावना है, उसका संरक्षण हो रहा है। उसी समय श्री राम ने हमारे लिए कौन कौन से आदर्श प्रस्तुत किए, उन आदर्शों पर चलकर आज के समाज को भी एक आदर्श समाज बनाया जा सकता है। तो ये जो मिथक होते हैं, ये हमारे समाज के संरक्षण होते हैं और रचनात्मक शक्ति भी इनमें विद्वान रहती है। उसके बाद कहा कि मिथक विगत का आलेख होते हैं। जो मिथक होते हैं, ये क्या होते हैं? विगत का आलेख, यानी प्राचीन समय के आलेख हुआ करते हैं। इस लाइन ने तो अच्छे से क्लियर कर ही दिया होगा कि मिथक क्या होते हैं। मिथक झूठ नहीं होते हैं। मिथक क्या होते हैं? विगत वर्षों का या प्राचीन समय का आलेख हुआ करते हैं। ये थे मिथक के बारे में कुछ जानकारियां। अब हम देखने जा रहे हैं कि मिथक को लेकर कौन कौन सी इतिहासकार ने कौन कौन सी परिभाषाएं हमारे समक्ष रखी हैं, या मिथक से संबंधित और कौन कौन सी विशेषताएं हमारे समक्ष आती हैं। आगे हम देखते हैं कि मिथक से संबंधित कौन कौन सी जानकारी हमारे समक्ष आती हैं। देखिए, हम देखते हैं जो मिथक है, मिथक की शुरुआत हिंदी में कामायनी से मानी जाती है। दोस्तों, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें याद रखना है कि जो मिथक है, इस मिथक के का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी रचना में किया गया था? तो मिथक का प्रयोग सर्वप्रथम कामायनी में माना जाए। जयशंकर प्रसाद की रचना जो कामायनी है, उसमें सर्वप्रथम मिथक का प्रयोग माना गया है। उसके बाद आता है कि मिथक का प्रयोग संतुलन व प्रयोगशीलता को ध्यान में रखकर किया जाता है। जो मिथक होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा संतुलन, प्राचीन समय और वर्तमान समय में संतुलन बनाने के लिए किया जाता है, या फिर प्रयोगशीलता को ध्यान में रखकर किया जाता है। उसके बाद आता है कि साहित्यकार अप्रस्तुत को प्रस्तुत करने के लिए मिथक का प्रयोग करते हैं। जो प्राचीन समय में था, आज नहीं है, वो जो अप्रस्तुत है प्राचीन समय का, उसको वर्तमान समय में प्रस्तुत करने के लिए साहित्यकार किसका प्रयोग करता है? मिथक का प्रयोग करता है। आगे आया कि मिथक में यथार्थ पाया जाता है। जो मिथक होते हैं, पहले ही हमने बताया कि मिथक होते हैं, ये झूठ नहीं होते हैं, इनमें क्या होता है? यथार्थ पाया जाता है, इनमें सच्चाई पाई जाती है। उसके बाद कहा कि नाट्य विधा में मिथक का प्रयोग
प्रयोगशाली ढंग से किया गया है, सबसे अधिक अच्छे तरीके से किया गया है। तो कहा कि नाट्य विधा में मिथक का प्रयोग सर्व प्रभावी रहा है। मिथक का प्रयोग तो अनेक रचनाओं में किया जाता है, अनेक विधाओं में किया गया है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभावशाली रहा वो किसमें रहा? नाट्य विधा में माना जाता है। उसके बाद है कि मिथक को बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। जो मिथक होते हैं इन पे कभी भी बहुत अधिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया जाता, इन पे तर्क वितर्क नहीं की जाती कि राम ने धनुष बाण ही क्यों उठाया, श्री कृष्ण ने बांसुरी ही क्यों बजाई, ये सभी तर्क वितर्क यहाँ नहीं किए जाते हैं। जो मिथक होते हैं उनको बिना तर्क के ही स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद आया कि डॉक्टर नगेंद्र ने मिथक के 2 प्रकार बताए हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने मिथक के 2 प्रकार बताए। कहा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि मिथक 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक मिथक और दूसरा धार्मिक मिथक हुआ करता है। जो प्राकृतिक मिथक हैं वो ऐसे मिथक होते हैं जो प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित हुआ करते हैं, और जो धार्मिक हैं ये आपके 2 प्रकार के हुआ करते हैं, एक उपासक मिथक होते हैं और एक कर्मकांड मिथक होते हैं। जो उपासक मिथक होते हैं ये जो देवी देवता होते हैं इनसे संबंधित होते हैं, और जो कर्मकांड होते हैं ये आपकी कोई भी पौराणिक कथा से संबंधित हुआ करते हैं। उसके बाद बताया कि अन्य जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने मिथक के 2 प्रकार बताए हैं, एक लौकिक मौलिक मिथक होता है और दूसरा कृत्रिम मिथक होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछा जाए तो प्राकृतिक मिथक और धार्मिक मिथक हुआ करते हैं। धार्मिक को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो कहते हैं उपासक जो दैवी देवताओं से संबंधित होते हैं, और दूसरे आपके कर्मकांड जो पौराणिक कथाओं से संबंधित होते हैं, जिनमें अनेक प्रकार के कर्मकांड या फिर उपासना की विधियां सम्मिलित हुआ करती हैं। उसके बाद अगर अन्य विद्वानों के अनुसार पूछा जाए कि जो अन्य विद्वान हैं ये क्या कहते हैं, तो इनके अनुसार मिथक 2 प्रकार के होते हैं, एक मौलिक मिथक होते हैं और दूसरे कृत्रिम मिथक होते हैं। मौलिक मिथक ऐसे मिथक होते हैं जो मानव के अचेतन मन में पाए जाते हैं, और ये किसी कल्पना को लेकर उपस्थित नहीं होते हैं, या इनमें किसी कल्पना या किसी विशेष ये कहें कि जो परिस्थिति होती है उसको कल्पनीय नहीं बनाया जाता है, जबकि ये स्वयं जो अचेतन मन होता है उसमें इनका सृजन किया जाता है। तो ऐसे जो मिथक हैं वो मौलिक कहलाते हैं। और कृत्रिम मिथक ऐसे मिथक होते हैं जो नवीन परिस्थितियों के लिए बनाए जाते हैं, नवीन परिस्थितियों के लिए, वर्तमान समय की परिस्थितियों के लिए कवि के द्वारा स्वयं बना लिए जाते हैं। तो अन्य विद्वान मानते हैं कि ये 2 प्रकार के, एक मौलिक होते हैं जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं लेकिन मानव के अचेतन मन में है, उनमें कल्पना की जगह नहीं होती, मानव का जो अचेतन मन हुआ करता उसमें वो क्रिएट हो जाया करते हैं। और दूसरे कृत्रिम होते हैं जिनको अभी अभी बनाया जाता है, वर्तमान परिस्थितियों के लिए मिथक बनाए जाते हैं और एक दूसरी रचनाओं में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद कहा कि अरस्तु ने कहा, अब हम परिभाषाएं देखते हैं कि मिथक जो होते हैं वो क्या होते हैं। अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोइटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना और मन गढ़ंत कथा के लिए किया है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किसके अनुसार जो मिथक होते हैं वो मन गढ़ंत कथा होते हैं, तो किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। अरस्तु कहते हैं, इनकी एक रचना थी पोइटिक्स, आप जानते हो सभी, और ये जो पोइटिक्स है इसमें इन्होंने मिथक का प्रयोग किसके लिए किया है? मन गढ़ंत कथा के लिए किया है, या फिर कोई आख्यान मूलक रचना के लिए किया है। उसके बाद आया डॉक्टर जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव। डॉक्टर जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा, मिथक मानव मस्तिष्क की सर्वव्यापकता तथा मानव मात्र की संरचनात्मकता मूलभूत समानता के उद्घोषक होते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहना चाहा जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव ने। श्रीवास्तव जी कहते हैं जो मिथक है ये मानव मस्तिष्क की सर्वव्यापकता, जो मानव मस्तिष्क है वो सर्वव्यापक यानी कितनी विस्तृत सोच मानव मस्तिष्क की है, या मानव मात्र की संरचनात्मक जो मूलभूत समानता होती है उसके उद्घोषक पाए
जाते हैं। उसके बाद कहा मैक्स मुलन कहते हैं, मैक्स मुलन के अनुसार आदिम समाज के मिथक को बर्बर और अर्थहीन माना जाता है। मैक्स मुलर कहते हैं, जो मैक्स मुलन है ये कहते हैं कि आदिम समाज के जो मिथक थे ना वो बर्बर थे और कैसे थे, अर्थहीन थे। लेकिन जो 17वीं 18वीं सदी के जो मिथक थे उनमें मानव मस्तिष्क का प्रयोग किया जाने लगा, उनमें जो एक कल्पना शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। और वर्तमान समय के जो मिथक हैं वो क्या है, कर्मकांड से आधारित हैं, कर्मकांड से जुड़े हुए हैं। समझिएगा, मैक्स मुलन ने कहा कि जो प्राचीन समय के, जो आदिम समय के मिथक थे वो आपके बर्बर मिथक थे या अर्थहीन मिथक थे। लेकिन 17वीं 18वीं शताब्दी में जब इनका प्रयोग किया गया तो एक कल्पना को जागृत करने के लिए किया गया। लेकिन वर्तमान समय के जो मिथक हैं ये आपके कर्मकांड की भावना से जुड़े हुए मिथक हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा कि आदिम जो मिथक थे वो बर्बर थे, अर्थहीन थे। 17वीं 18वीं शताब्दी के जो मिथक हैं वो कल्पना को जागृत करने के लिए प्रयोग किए गए और वर्तमान समय के कर्मकांड से आधारित हैं। तो किसने कहा था, मैक्स मुलन ने। उसके बाद आता है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सामान्य रूप से मिथक का अर्थ ऐसे परंपरागत कथा जिसका संबंध अति प्राकृतिक भावों व घटनाओं से होता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सामान्य रूप से जो मिथक होते हैं, मिथक का अर्थ एक ऐसी परंपरागत कथा से होता है, ऐसी परंपरागत कथा से होता है जिसका संबंध अति प्राकृतिक भावों को व घटनाओं को जागृत करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है डॉक्टर युंग। डॉक्टर युंग कहते हैं कि मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं बल्कि किसी समूह में होता है, वह भी उसके अचेतन मन में। तो ये भी डेफिनेशन हमसे बहुत बार पूछ ली जाती है कि किसने कहा कि मिथक का जन्म व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में नहीं बल्कि एक समूह के मस्तिष्क में पाया जाता है और वो भी उनके चेतन मन में नहीं, अचेतन मन में पाया जाता है। तो किसने कहा, ये आपके डॉक्टर युंग ने कहा। कहीं युंग मिल जाएगा, कहीं आपको जुंग मिल जाएगा, व्यक्ति वही है। उसके बाद है मिथकों का प्रयोग कामायनी। हमने देखा कि मिथक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, जयशंकर प्रसाद की कामायनी में किया गया। और निराला की राम की शक्ति पूजा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी के बाण भट्ट की आत्मकथा, धर्मवीर भारती आदि अनेक जो राइटर हैं, अनेक जो लेखक हैं, उन्होंने मिथक का प्रयोग किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी मिथक से संबंधित जानकारी और आशा रखती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो दोस्तों एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में जो क्लास है वो कितनी इफेक्टिव जा रही है, कितना आप लोगों को इससे समझ आ रहा है। और कल की जो क्लास हमारी होगी उस क्लास में हम करने जा रहे हैं साधारणीकरण। जो साधारणीकरण है, भारतीय काव्य शास्त्र का एक टॉपिक आता है साधारणीकरण। बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कल की क्लास के लिए हम तैयार हो जाइए, हम करने जा रहे हैं कल की क्लास में क्या, साधारणीकरण। धन्यवाद।